दे रखा है और ये रियल मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यू है 103। तीनों आइगन वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर दो आइगन वेक्टर दे रखे हैं, एक 1 के करस्पॉन्ड और एक 0 के। यहाँ पर हमें 3f की वैल्यू निकालनी है, f जो इस मैट्रिक्स में यूज हुआ है। अगर हम मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू हैं 1, 0 और 3 डिस्टिंक्ट हैं तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन इसका यहाँ पर कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। वैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर पाएँ तो वहाँ से f का वैल्यू मिल सकता है आपको। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया, मैंने इसको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के कंसेप्ट से ही सॉल्व किया है। यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 1 है। अगर जो 1 आइगन वैल्यू है करस्पॉन्ड टू वेक्टर 1 1 1, तो ये देखिए यहाँ पर एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जाती है। मान लीजिए एक 2x2 का मैट्रिक्स है ए बी सी डी और इसका आइगन वेक्टर है 1 1। इसको आइगन वैल्यू 1 दी है, तो मैं यहाँ पर, या मान लीजिए कुछ भी इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी से या डेफिनेशन से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। ये थियरम मतलब सॉरी ये डेफिनेशन यूज किया। अब मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये क्या होगा, ए प्लस बी और सी प्लस डी, यहाँ से ये मैट्रिक्स मिलेगा। ये इक्विवेलेंट होगा लैम्डा लैम्डा के कॉलम वेक्टर के। इसका मीनिंग हुआ कि a प्लस बी इक्वल्स टू लैम्डा और c प्लस डी इक्वल्स टू लैम्डा। यानी कि अगर आपको एक आइगन वेक्टर 1 1 1 है, यानी कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 1 हैं, तो मैट्रिक्स रो सम आइगन वैल्यू के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया मैट्रिक्स रो सम ये इक्वल होगा आइगन वैल्यू लैम्डा के। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। और आप दो अदर इक्वेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर सेकंड आइगन वेक्टर को यूज करेंगे। ये है हमारा मैट्रिक्स ए बी सी बी डी ई और सी ई एफ। जो हमारा वेक्टर है इस बार वो है 1 -1 0 और आइगन वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा करेक्ट साइज का। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस डी इक्वल्स टू 0 और c माइनस ई इक्वल्स टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू d और c इक्वल्स टू e। और यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू d एंड c इक्वल्स टू e। ये दो इक्वेशन में एक तरह से रिड्यूस हो गए हैं। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया है कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था, अगर उस वहाँ पर a इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू d है, c और e बराबर हैं। मैं मैट्रिक्स को रीराइट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशंस। तो ये हो जाएगा a a c, सेकेंड रो भी a a c और लास्ट रो होगी c c f। यहाँ से ये मैट्रिक्स मिला। अब हम ये जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मिला है, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रो सम इसका कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी कि 2a प्लस सी इक्वल्स टू 1 और 2c प्लस f इक्वल्स टू 1। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो ट्रेस क्या होगा, 2a प्लस एफ इक्वल्स टू, और आइगन वैल्यू कितनी है 1 0 3। सम अगर कर दें तो वो ट्रेस हो जाएगा, यानी कि तीन इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर हम इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं पहले यूज कर लेता हूँ 2c प्लस एफ और 2a प्लस एफ। इन दो इक्वेशन को मैंने यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराने पर
यहाँ से मिलेगा 2c माइनस 2a इक्वल्स टू -3 और अब जो रिमेनिंग वन इक्वेशन बची है उसको मैं यूज कर लेता हूँ c प्लस 2a इक्वल्स टू 1। यहाँ से मुझे c का वैल्यू मिल जाता है -2/3। ये जो c का वैल्यू -2/3 है ये मैं इस इक्वेशन में यूज कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे f का वैल्यू मिल जाता है 7/3, इसलिए 3f का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3f का वैल्यू 7 फाइंड आउट किया।